अमेरिका भारी कर्ज में है, चीन भारी कर्ज में है, जापान भारी कर्ज में है और भारत भी भारी कर्ज में है। यानी दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 4 कर्ज के चक्के में पिस रही हैं। मैंने जब पिछले वीडियो में ये बात बताई तो लोग सवाल करने लगे कि अगर $30 ट्रिलियन की जीडीपी वाले अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है तो उसे ये कर्ज दे कौन रहा है। सवाल एकदम सही था। अगर दुनिया के सबसे अमीर देश भी कर्ज में हैं तो इतना पैसा है किसके पास कि इन्हें कर्ज दे। जापान का किस्सा तो अच्छे खासे अर्थशास्त्रियों का दिमाग भी चकरा देता है। शिष्टाचार, सफाई और कायदे कानूनों में अव्वल रहने वाले जापान की जीडीपी करीब $4.25 ट्रिलियन की है और जापान पर कर्ज है करीब $10 ट्रिलियन का। बहरहाल सवाल यही है कि इतना कर्ज इन देशों को दिया किसने। तो ये महान साहूकार हैं बॉन्ड। ये नहीं, ये वाले बॉन्ड मार्केट, नाम तो सुना ही होगा। बॉन्ड मार्केट की साहूकारी का तरीका जाने उससे पहले ये किस्सा सुनिए। अमेरिका के एक मशहूर राष्ट्रपति हुए बिल क्लिंटन, उनके एक तेज तर्रार और मजाकिया रणनीतिकार थे जेम्स कार्विल। उन्होंने एक बार कहा, अगर पुनर्जन्म होता तो पहले मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, पोप या .400 हिट करने वाला बेसबॉल खिलाड़ी बनना चाहता, लेकिन अब मैं बॉन्ड मार्केट बनकर पैदा होना चाहता हूं। तब आप हर किसी को धमका सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल अप्रैल में दुनिया के कई अहम देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए और फिर कुछ दिन बाद ही नए टैरिफों को 90 दिन के लिए होल्ड पर डाल दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो बोले कि बॉन्ड मार्केट में भय फैल गया था। ट्रंप जैसे ताकतवर नेता को भी मजबूर कर देने वाला ये बॉन्ड मार्केट है क्या भला, आइए समझते हैं। तो हमने आपको बताया कि अमेरिका की जीडीपी फिलहाल $30 ट्रिलियन के आसपास है, चीन की $20 ट्रिलियन से थोड़ी कम और भारत की करीब $4.25 ट्रिलियन। लेकिन बॉन्ड मार्केट की वैल्यू जानते हैं कितनी है? फिलहाल $140 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। बॉन्ड को सीधी भाषा में कहूं तो यह उधारी, और आप में से जो लोग थोड़ा बहुत ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करते हैं वो इसको जानते जरूर हैं, भले ही पहचानते ना हो। आपकी इन्वेस्टमेंट ऐप में इक्विटी के अलावा जो डेट में इन्वेस्ट ऑप्शन आता है, वही जिसमें आपको कम रिटर्न मिल रहा होता है लेकिन पैसा ज्यादा सेफ रहता है, उसमें पैसा डालने पर आपका पैसा बॉन्ड में ही लग रहा होता है। बॉन्ड का सीधा सा मतलब है IOU, यानी मैं आपका कर्जदार हूं। तो केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें अपने खर्च चलाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं और वो बॉन्ड खरीदते हैं बैंक, इंस्टीट्यूशन और आपके जैसे इन्वेस्टर। इससे सरकारों को पैसा मिल जाता है और वो इससे सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और स्वास्थ्य वगैरह पर खर्च कर सकती हैं। सरकारों को हजारों तरह के खर्च करने होते हैं और भारत जैसे देशों में लाखों की संख्या में मौजूद सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी देना होता है। कमाई का एक ही मोटा जरिया होता है, टैक्स। अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं जिनसे सरकारें कमाई करती हैं। कई बार टैक्स से होने वाली ये कमाई सरकार के जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में सरकारें उधारी लेती हैं। ये उधारी लेने के लिए अमेरिका में ट्रेजरी और भारत में सरकार का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक बॉन्ड जारी करता है। भारत में राज्य सरकारें भी बॉन्ड जारी करती हैं। विदेशों में तो म्युनिसिपैलिटी भी बॉन्ड जारी करती है। दरअसल विकसित देशों में नगर प्रशासन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे अधिकार होते हैं। बहुत सारे अधिकार यानी बहुत सारा काम, यानी बहुत सारा खर्च। ये खर्च चलाने के लिए वो बैंकों से लोन भी लेते हैं और बॉन्ड भी जारी करते हैं, उधारी लेते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। इससे विकास के काम होते रहते हैं, कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहती है, लेकिन सरकारों पर कर्ज भी बढ़ता जाता है। पिछले 20 सालों में ऐसे ही कर्ज लेकर काम चलाने की सरकारों को इतनी आदत पड़ गई कि आज अमेरिका जैसे देश साल भर में जितनी कीमत का उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा उन पर कर्ज है। हर साल अमेरिका $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सिर्फ ब्याज चुका रहा है। भारत पर भी जीडीपी का 83% कर्ज है और चीन पर 96%। यानी ये देश भी साल भर में जितने पैसे का उत्पादन कर रहे हैं करीब उतना ही उनके ऊपर कर्ज भी है। जल्द ही इसका कुछ उपाय इन्होंने नहीं किया तो ऐसा समय आ सकता है जब ये ब्याज चुकाने और मूलधन वापस करने की हालत में ही ना रहें। ऐसी स्थिति को कहते हैं डिफॉल्ट। 3 साल पहले आपने सुना होगा कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, घाना और माली जैसे देश भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर अमेरिका, चीन और जापान जितने बड़े देश डिफॉल्ट की ओर बढ़े तो पूरी दुनिया को झटका लगेगा। चीन और जापान वो अहम देश हैं जिन्होंने अमेरिका के बॉन्ड खरीद रखे हैं। कह लें कि अमेरिका को बड़ा कर्ज दिया हुआ है, यानी इनका पैसा भी डूबेगा और फिर डूबेगा उन देशों का पैसा जिन्होंने चीन और जापान में निवेश किया हुआ है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि चक्र इतना बड़ा हो सकता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को इससे उभरने और फिर तरक्की की ओर बढ़ने में दशकों का समय लग जाए। इतने बड़े देशों के डिफॉल्ट की ओर बढ़ने का मतलब ये भी होगा कि रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर इन देशों की सरकारों की ओर से किया जाने वाला भारी खर्च वर्षों तक संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में सड़कें टूटी रहेंगी, बिजली नहीं आएगी, गरीबों को खाना और दवाएं मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब भी सरकारों पर टैक्स से कमाई का दबाव बढ़ता है तो वे कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करती हैं, जैसे अस्पतालों में मुफ्त दवाएं या फिर स्कूलों और कॉलेजों पर होने वाला खर्च घटाया जाता है। जर्मनी जैसे देशों में तो थिएटरों और म्यूजियमों को दी जाने वाली सब्सिडी काट दी जाती है, शहरों के स्विमिंग पूल बंद कर दिए जाते हैं, गरीब परिवारों को मिलने वाली मदद काट दी जाती है। पर सामान्यतः यही होता है कि सरकारें डिफॉल्ट नहीं करती और उन्हें आसानी से कर्ज मिलता रहता है। ऐसे समझिए कि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी अचानक से नहीं बढ़ सकती, इसलिए आपको कर्ज देने में ज्यादा रिस्क रहता है। लेकिन सरकार को कर्ज देना इतना रिस्की नहीं होता, क्योंकि सरकार जब चाहे टैक्स को थोड़ा बढ़ाकर अपनी कमाई को बढ़ा सकती है। उसके पास जमीन और बहुत सारे दूसरे असेट भी होते हैं जिनको बेचकर वो जब चाहे थोड़ा पैसा निकाल सकती है और कर्ज चुका सकती है। इसलिए सरकारों को आसानी से कर्ज मिलता रहता है। दुनिया में अलग अलग तरह की सरकारें, कंपनियां और स्थानीय प्रशासन अलग अलग तरह के बॉन्ड जारी करते हैं, यानी अलग अलग समय सीमा के लिए कर्ज लेते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल्स यानी टी बिल्स तो 1 साल से भी कम समय के होते हैं, मतलब 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए सरकार कर्ज लेती है और समय सीमा पूरी होते ही ऊपर से कुछ पैसा जोड़कर कर्ज देने वालों को भुगतान कर देती है। मसलन आपने 3 महीने के लिए ₹100 की फेस वैल्यू वाला एक ट्रेजरी बिल 98 रुपए में खरीदा तो मैच्योरिटी यानी 3 महीने पूरे होने पर सरकार आपको ₹100 दे देगी, तो आपका मुनाफा हुआ ₹2 का, लेकिन आपको बीच में कोई पैसा नहीं मिला। वहीं अगर आपने सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया बॉन्ड, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जीसेक कहते हैं, खरीदा है तो आपको हर 6 महीने पर कूपन पेमेंट भी मिलती है, यानी हर 6 महीने पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। जीसेक 5 साल से लेकर 40 साल तक के होते हैं। तो जब इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी हो जाती है तब सरकार आपको बॉन्ड की पूरी रकम यानी मूलधन भी वापस दे देती है और मैच्योरिटी होने तक आपको सूद का पैसा मिलता रहता है। इसी तरह भारत में राज्य सरकारें भी अपने खर्चों के लिए बॉन्ड्स जारी करती हैं, इन्हें SDL कहते हैं। ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता अगर इन बॉन्ड्स को फिर से सेकेंडरी मार्केट में ना बेचा जाता। दरअसल इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले फिर से इन्हें दूसरों को बेच सकते हैं। ऐसी बिक्री और खरीद पर मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। तो मांग ज्यादा होने पर 1000 वाले बॉन्ड का दाम 1100 जा सकता है और मांग कम हो तो 900 भी हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से मिलने वाली कूपन पेमेंट निश्चित ही रहती है। ऐसे में अगर ₹50 का कूपन पेमेंट मिल रहा है तो बॉन्ड के 1000 का रहने पर बॉन्ड यील्ड 5% होगी, 1100 का होने पर 4.5% और 900 का होने पर 5.5%। मतलब बॉन्ड की मांग घटी तो यील्ड ज्यादा होगी, बॉन्ड की मांग बढ़ी तो कम। इस गणित की वजह से बॉन्ड में लगने वाले पैसे और उससे मिलने वाले रिटर्न का गणित थोड़ा उलझाऊ हो जाता है ना। बॉन्ड की मांग ज्यादा है और उधर ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब कि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचे हैं। वहीं बॉन्ड की मांग कम है तो इसका मतलब कि ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट या खरीदारी वगैरह में जाएंगे। ये बॉन्ड मार्केट प्रत्यक्ष रूप से बैंक में रखे आपके पैसे पर ब्याज, आपके हर तरह के लोन का रेट और आपके क्रेडिट कार्ड के रेट वगैरह को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं को प्रभावित करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
थे, लेकिन ये किस्सा फिर कभी। अभी इतना ही। आप बताइए कैसा लगा आपको दुनिया के सबसे बड़े साहूकार का किस्सा। हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर।